कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ही सिखाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत बिजनेस के अंतर्गत जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है तो उसके अंदर जो सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज हमें कहाँ से कलेक्ट होते हैं। तो सोर्सेज कलेक्ट करने के लिए हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बॉन्ड्स और डिवेंचर, डिवेंचर्स। इसके अलावा कंपनी की एंटिटीज होती हैं जैसे रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, ये सारे सोर्सेज होते हैं जहां से कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके बाद इनको यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है बिजनेस के अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत उनकी डिमांड पर, डिमांड के अनुसार उनको सप्लाई किया जाता है। इसके बाद अभी हम आगे बताने चल रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, डिवेंचर बॉन्ड्स क्या होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो फर्म की, कंपनी की, किसी भी कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटीज है, इंटरनल लायबिलिटीज है जो कि जिसके शेयर होल्डर्स को राइट होता है, शेयर होल्डर्स राइट रखते हैं वोटिंग के लिए, कंपनी की किसी भी एक्टिविटीज में वोटिंग के लिए राइट रखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत कैपिटल स्ट्रक्चर के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स, इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो लार्ज स्केल पर होगा या स्मॉल पर होगा, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। इसके अलावा भी कैटेगरी होती है, या तो लगातार चलने वाला बिजनेस होगा, या इसमें भी जो लार्ज और स्मॉल के अंतर्गत यहाँ पर दो कैटेगरी बनेगी, एक तो होगी सीजनल, एक सीजनल होगा और एक कॉन्टिन्यूसली चलने वाला बिजनेस होगा। अब यहाँ पर सीजनल अगर होगा तो इसके अंदर लार्ज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, और कॉन्टिन्यूसली चलने वाला होगा तो इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब है वर्किंग कैपिटल से, वर्किंग कैपिटल, लार्ज इन्वेस्टमेंट हो या स्मॉल इन्वेस्टमेंट, दोनों का वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल यहाँ पर इसलिए यूज होगी कि अगर आपका बिजनेस सीजनल है तो आप सीजनल है तो लगातार आपका प्रोडक्शन तो चलता रहेगा, लेकिन एक सीजन के अनुसार पर डिमांड होगी, उस डिमांड के अनुसार ही सप्लाई होगी। तो इसके अंदर डिमांड और सप्लाई जो होगी वो सीजनल रहेगी। कॉन्टिन्यूस में होता क्या है कि लगातार आपका टर्नओवर चलता रहता है, इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता उसमें कम होती है, और सीजनल में आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब लार्ज नेचर का जो बिजनेस होता है उसके अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक बिजनेस लगा हुआ है किसी प्रकार का तो इसमें लेस इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, लेस इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यही चीज़ अगर हमारे जो लार्ज और स्मॉल स्केल के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये सीजनल बिजनेस हमारे हैं तो सीजनल में हमारे पास जो रहता है तो वर्किंग कैपिटल जो सीजनल में है वो हैवी लगती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक लार्ज अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारे पास सीजनल का मतलब होता है कि कुछ सीजन होते हैं 6 महीने के आधार पर होते हैं, कुछ होते हैं 4 महीने के आधार पर होते हैं, कुछ 3 महीने के आधार पर तो सीजन होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो लगातार चलता रहता है। ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर वर्किंग कैपिटल मोर ब्लॉक हो जाती है, वर्किंग कैपिटल मोर ब्लॉक।
more block working capital. So investment more than other business. इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है फिर वो हमारा अत्यधिक मात्रा में हो जाता है अदर बिजनेस के अंदर। इसी प्रकार जो कॉन्टिन्यूसली है उसमें वर्किंग कैपिटल हमारी लेस लगती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है प्रोडक्शन लगातार हमारा चलता रहता है, जिससे हमारा टर्नओवर चलता है, तो वर्किंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि हमारे पास ट्रांजेक्शन डेली होते रहते हैं। इस वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल वहाँ पर कम रहती है, क्योंकि हम जब भी कोई रॉ मटेरियल बनाते हैं तो उसका तुरंत वो हमारा सेल हो जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 15 से 20 दिन की वर्किंग कैपिटल की उसमें ब्लॉकिंग होती है, और बाकी हमारी वर्किंग कैपिटल कंटिन्यू चलती रहती है। इसके अगला फैक्टर जो इसका होगा वो होगा इनकम। इनकम का मतलब होता है कि प्रत्येक कंपनी जो होती है, जितनी भी कंपनियां होती हैं, कह सकते हैं ईच कंपनीज इनकम नॉट इक्वल। प्रत्येक कंपनी की जो इनकम होती है वो सभी कंपनियों की इक्वल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर यह देखा जाता है कि कंपनी की इनकम में नियमितता, सर्टेनिटी, इसके अलावा इसके अंदर रेगुलरिटी, एक और होता है एडिक्वेसी। यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास सबसे पहली चीज है कि आपके पास ना तो नियमितता होती है, यानी मतलब जो है जितनी भी हमारी कह सकते हैं कि जो इनकम है उसमें किसी भी प्रकार की सर्टेनिटी, यानी इनसे कह सकते हैं निश्चित नहीं होती कि कितनी इनकम होगी। किसी भी प्रकार की इनकम में जो है कोई इनकम इनकी निश्चित नहीं होती है, ना इनकम लगातार होने वाली एक जैसी रहती है, सदा एक जैसी नहीं होती है, तो ना तो इनकी इनकम तो निश्चित है कि प्रत्येक वर्ष एक ही जैसी, अगर 100 रुपये कमाए तो ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष उनके 100 रुपये ही होते हों, या हर कंपनी की इनकम उनकी बराबर होती हो। ना तो रेगुलरिटी उनकी होती है नियमित रूप से, ना तो कभी जो है कि अगर इनकम हो रही तो इनकम लगातार होती, कभी कभी क्या होता है इसमें रिस्क भी होती है। तो रिस्क के साथ साथ यहाँ पर एक रिजर्व टाइप का बना लिया जाता है, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर जो फ्यूचर में अगर किसी प्रकार की कोई रिस्क होती है, तो हम वहाँ पर जब पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट अपना संचय कर लेते हैं, तो उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर का निर्माण करना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए जाते हैं वो जब जो है कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट हो तभी जो है प्रेफरेंस शेयर इशू करने होते हैं, क्योंकि इन पे हमें डिविडेंड देना होता है, जो कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है। एडिक्विटी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उनके पास, जब हम शेयर कंपनी अगर किसी प्रकार की क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल का मतलब है कि जब किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स, उनके प्रबंधक, ओनर उस पूरे बिजनेस को अपने हैंडओवर करना चाहते हैं, तब उनको सबसे पहले चाहिए क्या होता है कि सबसे अधिक से अधिक मात्रा में उनको इक्विटी शेयर इशू करने होंगे, या कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज करने होंगे, इक्विटी शेयर इशू करने होंगे। और जितना इनके पास बच जाए इक्विटी शेयर इशू करने के बाद, जब बच जाता है तो उनको अलग से प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर और बॉन्ड्स में डिवेंचर और बॉन्ड्स से फाइनेंस कलेक्ट करना चाहिए।
फाइनेंस कलेक्ट करना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्योंकि इनका जो कोई भी डिवेंचर और बॉन्ड्स होल्डर का या प्रेफरेंस होल्डर का किसी प्रकार का भी कोई मताधिकार कंपनी के अंदर नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होंगे उतने ही ज़्यादा जो है हमारा कंट्रोल बिजनेस के ऊपर बना रहेगा। कंट्रोल बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज़ प्रमोटर्स जो भी कंपनी के हैं, प्रमोटर्स, मैनेजर या इनके रिलेटिव, और रिलेटिव्स के माध्यम से जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर परचेस कर लिए जाएंगे उतना ही कंट्रोल उनका बिजनेस के ऊपर बना रहेगा। इसके साथ जो भी हमारा फंड कलेक्ट होता है, जब फंड कलेक्ट होता है तो एक प्रकार से हमारा सोर्सेज होता है, कलेक्ट हो जाता है, फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो यूटिलाइज करते हैं सही जगह पर। यूटिलाइज कहाँ करेंगे, सही जगह पर करेंगे, सही स्थान पर। तो हम यहाँ पर कुछ एसेट परचेस करते हैं, एसेट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं यहाँ पर कि हमें किस प्रकार की एसेट की आवश्यकता होगी, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो या मशीनों से रिलेटेड हो या कंपनी की फिक्स एसेट। अब यहाँ पर एसेट जो होंगी वो नॉन करेंट एसेट हो सकती हैं, नॉन करेंट एसेट या करेंट एसेट भी हो सकती हैं। करेंट एसेट लाइक एज रॉ मटेरियल, नॉन करेंट एसेट मशीनरी, बिल्डिंग्स और अदर एसेट। कैपिटल की आपने पढ़ा इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से थे। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंतर्गत सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो आपका हो जाएगा सिचुएशन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अलावा फिर यहाँ पर आ जाएगा चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स। इसके बाद आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बाद आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैपिटल मार्केट के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो कैपिटल मार्केट कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी कभी क्या होती है उसके अंदर मंदी भी आ जाती है। जिस समय मंदी आती है उस समय उसकी जो दर होती है वो घट जाती है। यहाँ पर जो उसकी जो रेट होता है उसका वो लेस हो जाता है। किस टाइम पर, मंदी वगैरह आने पर। एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन ऑफ मार्केट, जब कैपिटल मार्केट के अंदर मंदी आती है उस समय उसका जो रेट होता है वो लेस हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में ये देखना होता है कि इन्वेस्टर का जो सिलेक्शन है कि इन्वेस्टर का जो है चॉइस कैसे करनी होगी। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अब वो देखना हो कि इन्वेस्टर जो हमारे में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं कि जो वास्तविक रूप से हमारी कंपनी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या इसके अलावा बॉन्ड्स और डिवेंचर भी होते हैं। बॉन्ड्स और डिवेंचर, ये हमारे इन्वेस्टर्स में सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा इन्वेस्टर जो है वो सही है। यहाँ पर ये देखना आवश्यक है कि सही राइट इन्वेस्टर कौन सा है, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। इसके आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी है, यहाँ पर कुछ शेयर्स एंड बारोइंग्स, दो प्रकार की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है यहाँ पर। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंतर्गत देखा जाता है कि अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इशूड कैपिटल यदि 2% तक रहती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी शेयर्स को इशू करने की। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो एक्सपेंसेस अमाउंट है, इशूइंग प्राइस है, अगर वो 2% से बढ़ जाती है तो हम यहाँ पर इनको प्राथमिकता नहीं देंगे, प्रीफर नहीं करेंगे शेयर इशू करने। इसी प्रकार बारोइंग्स के अंतर्गत आता है।
जो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है बारोइंग की, कॉस्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इशूड बारोइंग कैपिटल, बारोइंग कैपिटल, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो 4% तक होती है। अगर 4% तक है तो इसको भी हम प्रीफर करेंगे, दोनों को हम प्रीफर कर सकते हैं। अगर शेयर्स में 2% कॉस्ट ऑफ इशू कैपिटल आती है और बारोइंग करते समय, डेट इशू करते समय 4% की कैपिटल मतलब खर्चा आता है, एक्सपेंस आता है, तो हम इनको प्रीफर करेंगे दोनों को इशू करने का। इसके बाद आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और इसके अलावा टैक्सेशन। अब इसके बाद तो गाइस ये हमारी सारी जो थ्योरी चैप्टर क्लास थी वो तो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा न्यूमेरिक सिस्टम सेशन स्टार्ट होता है। तो न्यूमेरिक सेशन से जो आपको क्वेश्चन जो भी आपको देखने होंगे वो हमारे अब अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।